विद्यार्थी नमस्कार, मैं के यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 आपके लिए हम लेकर आए हैं और सीधे इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यादव शासकों की राजधानी थी। तो साथियों, यादव शासकों की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। ठीक है, यहाँ पर देवगिरी यादव शासकों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पर अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर परम, और परम में भी अगर आप एग्जैक्ट होना चाहिए परम 8000। ठीक है, ये भारत का पहला क्या था? सुपर कंप्यूटर था। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका मूल नाम अगर हम बात करें तो मूल नाम क्या था? शंकर। ठीक है, मूल शंकर इसका मूल नाम था। ठीक है, का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर हुआ? टंकारा में। ठीक है, अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें तो टंकारा में इसका जन्म हुआ। और अगर डेट की बात करें तो 12 फरवरी 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दर्शन भी था, यानी अगर इनकी बात करें वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख दर्शन था, नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो एशियन विकास बैंक के मुख्यालय की अगर बात करें साथियों तो उसका फिलीपींस देश के अंदर मनीला के अंदर इसका क्या है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सार्क के सदस्य देश कितने? तो सार्क के सदस्य देश से पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो मन में प्रश्न चल रहा होगा सर 8वां कौन सा बना? तो 8वां बना अफगानिस्तान। कौन सा बना? अफगानिस्तान। एक बात और कि सर सार्क की स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? 1985 में। सदस्य कुल कितने हैं? 8 है। और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? तो मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बेसिकली अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा सर सदस्य राष्ट्र कौन कौन से? तो नेपाल, मालदीव, भूटान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 इसके सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से शारदा एक्ट क्या था? संबंधित था। आपको पता है 1930 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरविलास, जानते होंगे। उनके अथक प्रयासों से बना कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट। ठीक है, तो इसका संबंध किससे था? बाल विवाह से था। क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई? योजना आयोग की। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। वित्तीय अनुपात कितने? अनुच्छेद 360, संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 3600 और धन विधेयक किससे? 110 से। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। संविधान संशोधन विधेयक 368, वित्तीय अनुपात 360, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और धन विधेयक 110 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, प्रसिद्ध प्रेम मंदिर कहां पर है? तो प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में, वृंदावन का नाम सुना होगा। प्रसिद्ध प्रेम मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 389। हालांकि बाद में घटकर 292 रह गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। लास्ट में 292 रही, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में कितनी थी? 389। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 और पंच शब्द का किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। आपने देखा होगा पंच चला था, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर के द्वारा कौन सा धर्म नया चलाया गया? दीन ए इलाही। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकता हूं इसको मैं, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, केदारनाथ मंदिर किससे संबंधित था? तो भगवान शिव से संबंधित था केदारनाथ मंदिर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? ये आपको बताना है। कितने हैं? 361। पूर्व में कितने थे? पूर्व में यानी जब तो 66 थे, बाद में घटाकर कितने कर दिए गए? 61 कर दिए गए। आपने देखिए सूची अगर बात करें तो सूची की अगर साथियों बात करेंगे तो सूची मोस्टली तो 3 होती है। एक सूची है कौन सी? संघ सूची।
जिस पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। दूसरी सूची कौन सी है? राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, एक सूची आती है समवर्ती। कौन सी आती है? समवर्ती। समवर्ती पर कानून कौन बनाती है? तो यहां पर राज्य प्लस और केंद्र दोनों बना सकती है। जैसे रेलवे है तो रेलवे किस सूची का विषय है? रेलवे संघ सूची का है। लेकिन यहां पर देखिए ये वाला राज्य पुलिस है, राज्य पुलिस की बात कर रहा हूं, वो किसका है? वो राज्य सूची का विषय है। यहां पर समवर्ती सूची जैसे शिक्षा, शिक्षा किसका होगा? समवर्ती सूची का विषय होगा। एक और नई सूची आती है जिसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। कौन सी? अवशिष्ट सूची। यानी वह वो विषय जो उस समय जब संविधान बना था थे ही नहीं, तो उन पर कानून कौन बनाए? अवशिष्ट सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। जैसे साइबर अपराध, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित, तो ये विषय है। राज्य सूची की बात करें वर्तमान में 61 है, पूर्व में कितने थे? 66 है। साथियों अब मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कार्यक्रम के तहत। और अब आगे का कक्षा कार्यक्रम दूसरे सर लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं रतन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो चल रहा है सर वो चल रहा है पेपर सेट, और अभी अपने कल जो किया था वो किया था पेपर नंबर 11, और अपन करेंगे सर पेपर नंबर 12। देखो आप लोग, पहला जो इसमें सवाल है आपका वो है सर आपका, देखिए आप लोग, पहले नंबर वाला जो सवाल है आपका सर वो है आपका, एक साधारण मनुष्य में खून की मात्रा होती है। तो देखो भैया, जो साधारण मनुष्य होता है उसमें जो खून की मात्रा होती है, जिसमें हम बात करें नर में, तो नर में जो होती है सर होती है 5 से 6 लीटर, और जो मादा होती है, मादा में जो होता है सर आपका वो होता है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर होता है। अगला सुनो आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर बताइए औसत रक्त कितना होता है, तो मानव में जो औसत रक्त आता है, एवरेज ब्लड जो आता है सर आपका वो आता है 4 से 5, और 5 से 6 बीच वाला मान क्या होता है? औसत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका? पहला सवाल आपका। अगला देखो आपका पहला ऑप्शन, अगला देखो, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या होता है? देखो भैया आपको ध्यान रखना है कि सर जो हीरा होता है आपका, हीरा जो होता है सर प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति का जो सबसे कठोर पदार्थ आता है, सबसे कठोर पदार्थ वो कौन सा होता है भैया? आपका हीरा होता है। और आपको ध्यान रखना है सर कि जो हीरा होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है इसका सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है 2.42 म्यू। 2.42 क्या होता है सर? इसका म्यू होता है। और आपको ध्यान रखना है सर कि हीरे के चमकने का जो मुख्य कारण होता है सर वो कौन सा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण हीरा जो होता है सर क्या होता है? चमकता है। अगला, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? देखो भैया मैंने आपको कई बार पहले पढ़ाया हुआ है कि शरीर की, यदि आपसे बोले सर कि शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की जो हेडमास्टर ग्रंथि आती है, हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि जो आती है सर आपकी, उसका नाम होता है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बोलते हैं इसको। और यदि आपसे कहा जाए सर कि बताइए शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि आती है आपकी, उसका जो नाम आता है भैया अपन उसको बोलते हैं सर पीयूष ग्रंथि। और पीयूष जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी, इसको पिट्यूटरी कहा जाता है। अगला जो नाम आता है सर उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना सर कि हेडमास्टर जो होती है वो तो कौन सी होती है आपकी? हाइपोथैलेमस होती है। और जो सर आपकी शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है कौन सी होती है? पीयूष या पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया? आपका चौथा है। अगला देखिए आप लोग, अगला था वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखो भैया आप लोग ध्यान रखना कि यदि आपके वेग में परिवर्तन की दर हो रही है, मतलब जैसे मान चलो आप लोग इस स्पीड से यहाँ से चले, जैसे ये कोई ए बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है सर? आपका बी बिंदु है। आप आपको यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आना है, तो होगा क्या कि जैसे आप यहाँ से जब नीचे आपने कोई वस्तु नीचे गिराई, तो वस्तु सर आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नीचे, और होगा क्या कि जैसे अगली वो आएगी सर आपकी अगली जो सेकंड आएगी उसमें क्या होगा सर? इसका वेग परिवर्तित हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? परिवर्तित। और यदि वेग परिवर्तित हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। और त्वरण का जो मात्रक होता है सर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला, निम्न में से मार्स गैस कौन सी होती है? तो देखो भैया आप लोग ध्यान रखना कि सर जो मार्स गैस होती है आपकी, मार्स गैस, तो मार्स गैस जो होती है सर इसको अपन बोलते हैं CH4, और इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। देखो आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपका मार्स गैस होती है ना, ये वाली गैस जो है ये सर दलदल में से, यदि आपसे बोले सर कचरे में से, और यदि आपसे कहा जाए सर चारागाह में से, और यदि आपसे कहा जाए सर कि जो होते हैं ना कुएं, तेल के जो कुएं होते हैं, कुएं में जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है सर? आपकी CH4। तो आप लोग ध्यान रखना सर कि मार्स गैस जिसको कहा जाता है वो गैस कौन सी सर? आपकी CH4। और सुनो,
दलदल में से निकलने वाली गैस, कचरे में से निकलने वाली गैस, चारा घामों से निकलने वाली गैस या कुएं में से निकलने वाली गैस कौन सी सर आपकी मार्स गैस होती है। अगला सुनिए आप लोग। अगला जो आता है सर आपका वो आता है आलू पौधे का कौन सा भाग होता है। देखो भैया आलू जो होता है ना, आलू जो होता है आपका वो सर पौधे का भाग होता है तना, मतलब यही तो बोया जाएगा और यही खाया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना सर, बोने वाला और खाने वाला जो होता है वो यही होता है। और जैसे इसमें आता है सर आपका जैसे गन्ना आ गया, इसमें गन्ना जो होता है सर वो भी क्या होता है सर तना होता है। जैसे इसके अंदर सर आपकी अदरक आ गई, अदरक जो होती है वो भी तना ही होती है। और सर जैसे इसमें आपका सर लहसुन आ गया तो लहसुन भी क्या होती है सर तना ही होती है। ठीक है जी। एक इसमें अलग से होता है प्याज, और प्याज जो होता है सर उसको कौन बोलते हैं कलीका, इसको कलीका कहा जाता है। ठीक है जी। तो जो आलू होता है पौधे का कौन सा भाग होता है भैया आपका तना होता है। कौन सा होता है तना। अगला देखिए आप लोग। अगला जो आता है सर आपका आंखों से रंग की पहचान में सहायक होती है। देखो जो मानव की आंखें होती ना, आंखों का जो अध्ययन होता है सर उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्थेमोलॉजी, इसको ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। और यदि आपसे कहा जाए कि मानव की जो दोनों आंखें होती कितने पर देखती है सर 180 डिग्री कोण पर, और एक आंख जो होती है कितने डिग्री कोण पर देखती है सर 150 डिग्री के कोण पर। देखो आंखों में जो रंग की पहचान में सहायक होता है उसको बोलते हैं सलाका। क्या बोलते हैं सलाका। और सुनो आप लोग, जहां आंखों में प्रतिबिंब बनते होता है लेंस, कौन सा लेंस होता है आंखों में सर उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस होता है इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं भैया अभिसारी, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो सलाका जो होती है ये सर रंग पहचानती है, और सर आपका जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। और मानव की जो आंख होती है ना, आंख में जो घटना होती है सर उसको अपन बोलते हैं अपवर्तन। कौन सी घटना होती है भैया अपवर्तन की। अगला देखिए आप लोग, मधुमेह के उपचार में उपयोगी होता है। देखो जो आपका मधुमेह होता है, मधुमेह जो होता है आपका सर इसको अपन बोलते हैं डायबिटीज, इसको डायबिटीज कहा जाता है। और ये कब होता है जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। एक हार्मोन होता है शरीर के अंदर जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसकी जैसे कमी होती है तो आपकी जो शर्करा होती है ना, शर्करा को अपन बोलते हैं शुगर, शर्करा जो होती है इसको शुगर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सर कि शर्करा को शुगर कहते हैं। और जैसे शुगर जो होती है ना सर ये मूत्र द्वारा बाहर आती है। मूत्र द्वारा कहाँ आती है बाहर, तो मूत्र द्वारा बाहर आएगी तो आपको याद रखना है सर कि जो आपका मधुमेह होता है, मधुमेह के उपचार में इसका यूज लेते हैं मान लो सर, वो कौन सा होता है आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। मतलब इसका टीका लगता है। क्या लगता है भैया टीका लगता है। तो आपको याद रखना, देखो पहला क्या लिखा हुआ है सर इंसुलिन हार्मोन, दूसरा लिखा हुआ है टीका, और तीसरा लिखा वृद्धि हार्मोन। तो एक चीज याद रहा, तो मुझे इसमें से जो इसका परमानेंट इलाज होगा कौन सा होगा सर टीका होगा। कौन सा होगा टीका। और किसका टीका होगा भैया आपके इंसुलिन हार्मोन का। अगला, दूध में कौन सी विटामिन का अभाव होता है। देखो अभाव का अर्थ जो होता है ना, अभाव का जो अर्थ होता है सर उसको अपन बोलते हैं कमी। क्या बोलते हैं कमी, इसको कमी कहा जाता है। देखो दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है, तो देखो आपको याद रखना है सर कि जो आपका दूध होता है, दूध में जो विटामिन नहीं पाई जाती होती है सर सी विटामिन। कौन सी विटामिन होती है सी। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भैया आपका सी होता है। सी के कारण तो क्या होगा दूध फट जाएगा, दूध क्या हो जाएगा सर फट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है सर एक जीव है कौन होते हैं बकरी, एक होता है सर भेड़, इनके दूध में क्या होता है सर आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगला सुनिए आप लोग। अगला आता है सर हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो देखो भैया आपको ध्यान रखना है सर, जैसे अपन बात करें हीमोग्लोबिन, और देखो हीमोग्लोबिन जो होता है इसको अपन डिनोट करते हैं सर Hb से। और इसमें जो आपकी धातु होती है ना वो होती है सर आपकी आयरन। कौन सी होती है आयरन। और आयरन जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोहा। तो आयरन को लोहा भी कहा जाता है। और आपको ये फिक्स याद रखना है कि सर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है, इसका जो मुख्य घटक है कौन सा है आपका लोहा होता है। अगला सुनिए आप लोग, विभव राशि होती है। देखो भैया ऐसी राशियां जिन्हें मापने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो राशि कौन सी होती है सर आपकी सदिश राशि। कौन सी राशि होती है सदिश। और सर जो आपका जो परिमाण, जिनको मात्र परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिनको मापने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो राशियां कौन सी होती है सर आपकी अदिश राशि होती है। जैसे इसमें आ गया सर आपका कौन सा कार्य आ गया। क्या आ गया कार्य। तो कार्य को मापने के लिए मात्र परिमाण चाहिए। 20 जूल कार्य हो गया, 10 जूल कार्य हो गया, 50 जूल कार्य हो गया। लेकिन सर आपको याद रखना है सर परिमाण में दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, तो कौन सी राशि है सर आपकी वो सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर आपका सदिश राशि। अगला सुनिए, सरफराइटिक निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त लेते हैं। देखो ये किसकी बात कर रहा है सर आपसे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण जो होता है ना आपको याद रखना है सर, इसमें अपन पढ़ें
तो इसका प्रयोग करते हैं सर हजामती दर्पणों में, हजामती दर्पणों में। और सर डॉक्टर की टॉर्च में, डॉक्टर की टॉर्च होगी सर आपकी, किसान की टॉर्च होगी आपकी, किसान टॉर्च भी इसके अंतर्गत आती है। और क्या आता है सर इसमें, वो आता है सीमा पर लगी हुई सर्च लाइट, सीमा पर लगी हुई क्या आती है सर आपकी सर्च लाइट। तो इन सब में क्या होता है सर आपका जो दर्पण काम में लेते हैं, सीमा पर लगी हुई सर्च लाइट, इन सब में जब हम दर्पण काम में लेते हैं वो जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है, ये आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है जी। तो सर्च लाइट किसकी बात कर रहा है सर, ये सीमा पर लगी सर्च लाइट, तो इसमें कौन सा दर्पण रहेगा, ये आपका अवतल दर्पण रहेगा। ठीक है जी। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका एविज वर्ग के जंतु होते हैं। देखो एविज वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सर कि ऐसे जंतु जो उड़ सकते हैं उनको एविज वर्ग में रखा गया है। जैसे हम बात करें सरीसृप वर्ग जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं अपन लोग, तो उसका अर्थ क्या होता है सर, उसका अर्थ ये होता है ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप। और जैसे आपसे बोले सर कि स्तनधारी कौन से होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कैसे होते हैं भैया आपके स्तनधारी से मानव, तो मानव कैसा होता है भैया, स्तनधारी होता है। अब इसमें जो आपसे चर्चा कर रहा है सर, वो किसकी चर्चा कर रहा है आपसे कि एविज वर्ग में क्या होता है, मतलब एविज वर्ग के लक्षण क्या होते हैं, उसका उदाहरण कौन सा होता है। तो देखिए आप लोग, जो एविज वर्ग के जंतु होते हैं आपको याद रखना है सर कि पहला तो चमगादड़, तो चमगादड़ जो होता है इसको स्तनधारी माना जाता है, तो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ब्लू व्हेल मछली ये भी कैसी होती है आपकी, स्तनधारी में आती है। और आपसे ध्यान रखना है सर उल्लू जो होता है ये किस वर्ग में आएगा सर, आपके एविज वर्ग में आएगा। तो ये याद रखना आप लोग, ये किस वर्ग का होता है, ये आपके एविज वर्ग का होता है। और सर इसमें क्या लिखा हुआ आपका, छिपकली लिखा हुआ है, तो छिपकली जो होती है सर ये क्या होती है आपकी, सरीसृप होती है। और सरीसृप जो होता है इसका मतलब क्या होता है सर, रेप्टाइल्स। क्या होता है भैया, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो होता है सर आपका वो कौन सा होता है भैया, आपका सरीसृप होता है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा है भैया, उल्लू है। कौन सा है, उल्लू। अगला देखिए आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो आपको याद रखना है सर कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक होता है आपका, देखो अगर आपसे कहा जाए सर कि विद्युत फ्लक्स का कौन सा होता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो होता है सर इसका जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है आपका, गाउस होता है। कौन सा होता है, गाउस। टेस्ला जो होता है सर ये भी क्या होता है सर आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ना। और इसका आंसर क्या है सर आपका, वेबर। क्या है भैया, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अगला, किन किरणों को विवर्तन सबसे अधिक होता है। देखो विवर्तन का मतलब क्या होता है सर, विवर्तन का मतलब होता है, आपको याद रखना है सर कि विवर्तन जो है आपका मतलब इस प्रकार से कि तीक्ष्ण किनारों से, तीक्ष्ण किनारे जो होते हैं इनसे टकराकर प्रकाशीकरण का कहाँ लौटना सर, वापस लौटना। जो तीक्ष्ण किनारे होते हैं ना इनसे टकराकर जैसे प्रकाश किरण वापस लौटेगी तो उसका मान क्या बोलते हैं भैया, अपन लोग विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो इसमें जो तरंगे आएंगी सर आपकी, कौन सी तरंगे आती हैं आपकी, रेडियो तरंगे आती हैं। अब इसमें और क्या है आपका, देखो इसमें जो अलग से है ना वो आपको याद रखना है, अलग से क्या याद रखना है कि सर ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि टीवी का रंगीन दिखाई देना, टीवी का रंगीन दिखाई देना। तो टीवी जो होती है रंगीन दिखाई देती है, कारण क्या होता है कि जो टीवी होती है ना, टीवी का जो पिक्चर ट्यूब होता है पीछे जो लगा हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं गन, यहाँ से क्या होता है पर्दे पर इस प्रकार से चित्र मतलब रंग फेंक कर मारे जाते हैं। जो आपका वर्तमान में कलरफुल जो टीवी आती है आपकी, कलरफुल टीवी में क्या होता है सर, 3 रंग भरे जाते हैं। एक तो सर कौन सा होता है वो आर, दूसरा कौन सा होता है बी, और तीसरा कौन सा होता है जी। आर का अर्थ जो होता है कौन सा होता है भैया आपका, रेड होता है। बी का अर्थ क्या होता है, ब्लू होता है। और जी का अर्थ क्या होता है भैया आपका, ग्रीन होता है। कौन सा होता है, ग्रीन। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपके प्राथमिक कलर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग ये वाले होते हैं आपके, रेड होता है, ब्लू होता है, कौन सा होता है सर, ग्रीन होता है। तो विवर्तन कारण टीवी रंगीन दिखाई देती है। और आपसे बोले सर तितली के पंखों का रंगीन दिखाई देना, तो तितली के जो पंख होते हैं ना उनका जो रंगीन दिखाई देना आता है वो भी किसके कारण आता है, या आपके विवर्तन के कारण आता है। तो 2 घटनाएं हैं। किनारे जैसे पहले चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में क्या होता था कि तरंग इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देती थी, यहाँ से चलेगी इस प्रकार से टकरा गई, टकरा के फिर वापस आगे लौट कर, तो ये तरंग जो है ना टकरा कर वापस जब लौट रही है तो इसको प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है भैया। तो ये आपको 12 पेपर सेट है और अच्छे से पढ़ना और मुझे बताना सर कि कैसा लग रहा है पढ़ने पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करना। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। कर दो। नमस्कार। पेपर सेट 12 का प्रश्न नंबर 31 जो मैथ का पहला प्रश्न है आपके सामने। पेपर सेट 12 का मैथ का पहला प्रश्न है और पेपर का है 31 नंबर प्रश्न। 674 218 में इकाई अंक आपको पूछ रहा है प्रश्न में। इकाई अंक, इकाई का अंक होता है जैसे 321 ये आपका इकाई का अंक हो गया, 212 ये इकाई का अंक हो गया, 4 5 6 7 इसमें ये इकाई का अंक होगा। तो
इकाई का अंक, मतलब कि इन दोनों संख्याओं को जब आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक पूछ रहा है तो अपन को इकाई वाली संख्या से मतलब है। चिन्ह किसका है, गुणा का। तो 8 को और 4, इनमें इकाई वाली संख्या कौन सी है, 4 और कौन सी है 8। 8 चौका 32, 32 में इकाई का अंक कितना आएगा 2। इस प्रश्न में आपका इकाई का अंक कितना आएगा 2। इकाई वाली संख्या से मतलब है अपन को, तो दोनों गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दो, योग का चिन्ह है तो योग कर दो, घटा का चिन्ह है तो घटा दो। सारी संख्याओं गुणा करने से कोई मतलब नहीं अपना, सभी को गुणा करेंगे जब भी अपना 2 ही आएगा। तो क्यों बिना फालतू में आप टाइम वेस्ट करो, फिजूल का टाइम, क्या फायदा। अगला प्रश्न है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग। कल भी पेपर में आया था आपका, विषम का योग होता है आपका n स्क्वायर। कितना होता है, n स्क्वायर, ये आपसे पूछे विषम। और सम का होता है आपका n कोष्टक n+1, मतलब n मतलब जितने नंबर है। यहाँ पे 31 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 31 का स्क्वायर होता है आपका 961। तो ये आपका प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग आए कितना, 961। विषम की बात करें तो आपके दिए हुए नंबर का क्या करना है, वर्ग। और सम की बात करें तो n कोष्टक n+1। जैसे 12 सम की बात करें तो 12 गुणा 13, n+1 करेंगे 13। 10 सम की बात करें तो 10 गुणा 11। 5 सम की बात करें तो 5 गुणा 6। यदि 5 विषम की बात करें तो 5 का स्क्वायर करना है। 6 विषम की बात करें तो 6 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले सम विषम देख लेना, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 33 है, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 29। यदि उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको संख्या निकालनी होती है, कितने का भाग दे रहे हैं, 56 का, शेषफल कितना आ रहा है 29। कितना आ रहा है 29। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी संख्या आ जाएगी। करने का तरीका है, वैसे तो आती नहीं है। तो 56 और 29 जोड़ो, 5 7 और 1 8, कितना आ गया 85। यह आ गया आपका 85। तो उसी संख्या में 8 का भाग द्वारा, अब देखो 85 में, किसमें, 85 में आपको 8 से डिवाइड करना है। कितने से, 8 से डिवाइड करना है। तो 10 बार चल जाएगा 80। शेषफल आपका कितना बचेगा 5। कितना बचेगा यहाँ पे शेषफल 5। अगला प्रश्न है, एक बाग में 1024 आम के पेड़ है। बाग में लाइनों की संख्या उतनी ही है जितने की एक लाइन में पेड़। जैसे एक लाइन में 3 पेड़ हैं, कितने 3, तो 3 ही लाइन है आपकी। कितनी लाइन है, 3 ही। यदि एक लाइन में 5 पेड़ हैं, कितने 5 पेड़ हैं, कितने 5 पेड़ हैं, तो आपकी लाइन भी कितनी ही है 5। लाइन भी कितनी है 5। समझ गए प्रश्न। तो मतलब जितने पेड़ हैं उतनी ही लाइन है। एक लाइन में 10 पेड़ हैं तो 10 ही आपकी लाइन है। एक लाइन में 5 पेड़ हैं तो 5 ही आपकी लाइन है। तो टोटल पेड़ है आपका 1024। कितना 1024। तो दिए गए टोटल का आपको वर्गमूल करना है। तो ये वर्गमूल आएगा आपका कितने का 32 का। तो आपकी कितनी लाइन है 32 लाइन। कितनी लाइन है 32 लाइन। अगला प्रश्न है आपका 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 है, अगला है 5 की पावर 8। जहाँ गुणा का चिन्ह है यहाँ है भाग का चिन्ह। यदि आधार बेस समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। गुणा का चिन्ह हो, किसमें, गुणा के चिन्ह में घातें जुड़ जाएंगी, भाग के चिन्ह में घातें घट जाएंगी। देखो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो पावर आपकी 7 और 4 कितनी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी लाड लो 11। अगला है भाग, ये 5 की पावर कितनी है 8। यदि आपका बेस समान है, बेस ये है सब में 5 5 है, और भाग का चिन्ह है किसका, भाग का, तो घातें घट जाएंगी। ये घटाओ, 8 में से 11 गया तो कितना बचेगा 3। तो 5 की पावर कितना आएगा 3। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करके दे रखा आपको, कितना 125। अगला प्रश्न है आपका वही कैलकुलेशन वाला है, भाग द्वारा है 0.0180 भाग है 0.015। देखो ऊपर आपके पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं 1 2 3 4, तो नीचे आप उतनी ही 0 बढ़ा दो। ठीक है, नीचे आपकी पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं 3, तो ऊपर आप 3 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब करना क्या आपको, 0 से 0 खत्म होगी, ऊपर बचेगा आपका कितना 0, और नीचे बचा अपना 15 और एक ये 0 0 से 0 कट गई। 15 का भाग 18 में देंगे। देखो पहले तो काट लो इनको, 3 से हल हो रही है 6, 3 से कट गई 5।
कितना 6 और 5, 6 का भाग 6 में आप 5 का भाग, कितने का भाग 5 एकम 5, बचा कितना 1, पॉइंट लग जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 1.2। तो आंसर जब इनको आप भाग से हल करोगे तो आपका 1.2। देख लिया करो पॉइंट के बाद कितनी ही संख्या है उतनी ही ऊपर नीचे जीरो बढ़ा लेना, नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो बढ़ेंगी, ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो बढ़ेंगी, बराबर 5.41। 5.41 को सरल करवा रहा है। देखो ये आपका पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी 2, तो ये आ जाएगा आपका 541/100, 541/100, ये आंसर आपका। अगला प्रश्न 28 और 42 का लैसे तथा मैसे का अनुपात। तो लाड़ लो 28 और 42 का लैसे तो आएगा कितना 84 और मैसे आएगा कितना 14। जब इनका आप उन लैसे मैसे निकालेंगे तो 84 और 14 आ जाएगा। देखो इनका अनुपात 14 एकम 14, 14 छक्की 84, ये आ गया आपका 6:1, ये आपका पहला ऑप्शन 6:1। अगला प्रश्न है 20 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। 20 तक की जब आपसे एवरेज पूछे, क्या पूछे एवरेज, और लगातार संख्या की बात करें 20 तक की प्राकृत, तो 20 प्राकृत लगातार संख्या होंगी, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग, 21 में 2 का भाग देंगे 10.5, एवरेज आ गया अपना 10.5। जब लगातार संख्या की बात करें या कर्मागत संख्या, जैसे लगातार संख्या हो गई गिनती 1 2 3 4 5 6, कर्मागत संख्या जैसे किसी भी संख्या को पाठ दे दिया 2 4 6 8 10, मतलब इनमें अंतर समान हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ के कितने का भाग देना है 2 का, तो आपका औसत आ जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ने से कोई फायदा नहीं। अगला प्रश्न है अपना 36% का 8% किस संख्या का 72% है। जो 36% का 8% है ना, वो किसी संख्या के 72% के बराबर है। 36 8/100% का चिन्ह होगा, बराबर दूसरी संख्या आपको x माननी है, तो 72/100। देखो ये जो 36 का 8% है वो किसी संख्या के 72% के बराबर है, तो बराबर रख दिया आपने। दूसरी संख्या किसी संख्या मतलब x मान ले, दूसरी संख्या वो बराबर में है, अंश से अंश और हर से हर, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर, बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर वाली से ऊपर वाली, नीचे वाली से नीचे वाली कट जाएगी। देखो 36 से 72 कट गया कितनी बार 2 बार, 2 से कट गया 8 कितनी बार 4 बार, तो x बराबर आपका कितना आ गया 4। तो जो संख्या कौन सी आ गई आपकी 4, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। यदि इसका विक्रय मूल्य 120, SP आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस 120 एवं 20 रुपये की हानि होती है, मतलब आप खुद सोचो किसी वस्तु को 120 रुपये में बेच रहे, कितने में 120 रुपये में कोई किसी वस्तु को बेचता है, क्या करता है बेचता है, तो उसको 20 रुपये की हानि होती है। सीधी साधारण सी बात है, 120 रुपये में बेच रहा है और 20 की हानि हो रही है, तो वस्तु कितने की होगी वो 140 की। 140 की वस्तु 120 में बिकेगी जब तो 20 रुपये की हानि होगी। इस स्थिति में जब पर्सन क्रय मूल्य पूछता है, विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, क्या दे रखा है लाभ दे रखा है, तो आपको क्या करना है घटाना है, और हानि दे रखी है तो आपको क्या करनी है विक्रय मूल्य में जोड़नी। 120 विक्रय मूल्य है, 20 की हानि हो रही है, ये आएगा आपका कितना 140 रुपये, कितना 140, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, किस पे होता है, जो प्रिंट रेट उसके ऊपर जो भी कोई सामान लेकर आते हो तो खुदरा मूल्य बोलते हैं, जो भी उसके ऊपर रेट लिखा हुआ होता है उसके ऊपर छूट दी जाती है, क्रय मूल्य पे छूट नहीं दी जाती। 20% 20 की छूट दी 80 आ गया, फिर 10 की छूट देंगे तो 90। ये आपको हमेशा 100 से माइनस करना है, 2 0 कट गई, 2 0 कट गई, 8 9 72। 100 रुपये की वस्तु 72 में बिकी, कितनी छूट हो गई यहाँ पे 28%। तो 20% और 10% का समतुल्य बट्टा आपका कितना होगा 28। 100 रुपये जब दिया करना हो तो 100 रुपये आप अंकित मूल्य मान लेना, 100 के आधार पे आप पर्सन कर लेना। 20% की छूट है तो 100 से 20 घटाना है, 100 से 20, 10% की छूट है फिर 100 से 10 घटाना है, नहीं कि 80 से 10 घटाना है, ठीक है। यहाँ पे 100 से घटाया 80 आया 20, 100 से घटाया 10 तो 90 आया। अगला प्रश्न है कितने वर्ष में
देखो कितने वर्ष में दे दिया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समय। एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर कितनी है, 10%। समय पूछ रहा है आपका, ठीक है। 100 रुपये मान लो, 3 गुनी हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 300। 100 से 300 हो गई। ये जो आपका है मूलधन, ये आपका कितना है, मिश्र धन। इन दोनों का अंतर आएगा ब्याज, ये कितना आएगा, 200 रुपये। समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। जब आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना पूछे प्रश्न में, तो आपको देखो यहाँ पे दर दे रखी है और समय पूछ रहा है, दर दे रखी है, समय पूछ रहा है। समय देगा तो दर पूछेगा, इनमें से एक चीज देगा और एक आपसे पूछेगा। यहाँ पे आपको समय पूछ रहा है, दर दे रखी है, तो दर का आप क्या कर दो, यहाँ पे भाग दे दो। 210 का भाग दिया 20 आया, तो आपका आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष ये आपका आंसर। 100 से गुणा करना है, 3 गुना है तो 3 से कर दो, 4 गुना दे रखा है तो 4 से कर दो। फिर आपको 100 से और जो आप गुणा करने के बाद आपका आयु उसका अंतर कर लेना है, वो आपका ब्याज आ गया। ब्याज में दी दर दे रखी है तो दर का भाग दे दो, समय दे रखा है तो समय का। ये 2 अनुपात का वर्गानुपात पूछ रहा है, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। ये आपका आ गया 4:9। ये वर्गानुपात। यदि यहाँ पे घनानुपात होता तो 2 का घन कितना हो गया 8 और 3 का घन कितना होगा 27। ये आपका घनानुपात। अगला प्रश्न है, 4 पुरुष या 6 लड़के, ये 4 पुरुष हैं और 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करें। प्रश्न की लैंग्वेज है, किसी काम को 4 पुरुष भी 20 दिन में करते हैं और 6 लड़के 20 दिन में करते हैं। तो बताओ 6 पुरुष और 11 लड़के, देखो 4 पुरुष 6 लड़के 20-20 दिन में कर रहे हैं। 20 से गुणा कर दो, यहाँ भी 20 से कर दो, 80। ये आ गया आपका 120। दोनों का एलसीएम ले लो, 240। 8 से कट गया कितनी बार, 3 बार। 120 से कट गया 8 नहीं सॉरी 80। 80 से 240 3 बार गए, 120 से कितनी बार, 2 बार। ये आपका आ गया एक पुरुष का काम और ये आ गया आपका एक लड़के का काम। एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितने पुरुष से करवा रहा है वो, 6 पुरुष। कितने से, 6 से गुणा कर दो। और कितने पुरुष लड़के हैं, 11। एक लड़के का 2 काम है, तो 11 लड़कों को कितना आ जाएगा, 22। और 6 पुरुष का कितना काम आ गया, 28। यह आपका 18 और 22 कितना हो गया भाई, 40। और जो ये है ना आपका, ये है कुल काम। देखो 6 पुरुष और 11 लड़के, टोटल काम है आपका 240। और यहाँ पे देखो कितना आया था, 40। 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन में कर देंगे। 6 पुरुष और 11 लड़के, इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। प्रश्न की लैंग्वेज एक एक लाइन को हल करते जाओ, बस वही है लैंग्वेज, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता है और कुछ नहीं। अगला है रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होगा। 46 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का पहला। यदि a बराबर 2, देखो वैसे तो a आता है 1 नंबर पर, कितना कर रखा है, 2। और c बराबर कितना कर रखा है आपको, 6। c 3 पे आता है, 6 कर रखा है। f बराबर कर रखा है आपको 12, f 6 पे आता है और 12, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है। इसी से आपका t का मान पूछना है। t 20 पे आता है, 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो t बराबर कितना आ गया आपका, 40। ये आपका आंसर है। आपका 47 नंबर, PST बराबर 55। PST बराबर 55। P आता है 16 पे, S आता है आपका 19 पे, T आता है 20 पे। देखो इनका योग, ये 20 और 19 39, 39 में 16 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 55। योग कर रखा है। तो NPR, N आता है आपका 14, P वही 16, R आ गया आपका 18। 14 और 16 30 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 48। ये आपका आंसर, योग कर रखा है सबका नंबर लिख के। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KUMAR को JTLZQ, J के से पहले आ रहा है, एक एक कम करके लिख रखा है, क्या कर रखा है, एक एक माइनस करके। तो S से 1 माइनस R आ गया, ठीक है। A से 1 माइनस Z आ गया, N से 1 माइनस M आ गया, M आ गया। फिर K से 1 माइनस J आ गया, फिर A से 1 माइनस Z आ गया, फिर R से वही 1 माइनस कर रखा है Q, तो R से 1 माइनस Q आ गया। R Z M J Z Q, R Z
MJZ क्वीन, ये आपका आंसर। एक एक कम कर रखा है मैंने से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक बीच, देखो लिख लो, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, इनके ठीक बीच देख लो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, देखो बीच में कौन सा आ गया, ओ, ठीक बीच में कौन सा है, ओ। अगला प्रश्न है आपका, एक आदमी को आशा का परिचय करते हुए, एक आदमी है जो आशा के बारे में बता रहा है, जो आदमी कौन सा है, भास्कर। भास्कर ने कहा उसके पिता, आशा है, आशा के पिता, ठीक, आशा के पिता, मेरे पिता, जो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, ये भास्कर का पिता है, ये इसका इकलौता पुत्र है, तो ये भास्कर श्योम हो गया, क्या हो गया, ये श्योम हो गया, ये श्योम है, क्या है भाई, ये श्योम है। तो आशा भास्कर से किस प्रकार, तो आशा है जो भास्कर की पुत्री होगी, क्या होगी, पुत्री होगी। तो लाड़ लो, पेपर सेट अपने 12 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आपको 50 पेपर सेट करवाए जाएंगे, डेली का 1 या 2 पेपर आपको मिलेगा। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।